नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण परिवार में। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और एक नई उमंग के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, हमारा टॉपिक स्वर हो चुका था। आज मैं बात करूंगा व्यंजनों के बारे में। सबसे पहले व्यंजन हेडिंग डाल करके आप लोग व्यंजन लिखोगे। डैश करके मैंने आपको परिभाषा बता दी कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। एक साइड से वीडियो को देखिए। जब भी आप लोग देख रहे हो पूरा हिंदी कराएंगे, आप कमेंट नहीं करते हो। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे भी आप लोग देखते हो, 5 विद्यार्थी भी देखते हैं तो एक मनोबल बढ़ता है कि और आगे हमें करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। टाइम के साथ हम लोग टाइम निकाल करके वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप सभी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचे जो लोग जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान दीजिए, व्यंजनों के बारे में कॉपी पेन निकालिए, डैश करके लिखोगे स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, व्यंजनों के भेद आएगा कि हिंदी में व्यंजनों के कितने भेद हैं। डैश करके प्रश्न बनाते रहिए साथ साथ में कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। डैश करके लिखोगे 3। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कुल संख्या 35 आपकी होती है। 3 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखिए 3 भेद कौन कौन से? पहला होता है दोस्तों यहाँ पे वर्गीय व्यंजन, जिन्हें स्पर्शी भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है आपका ऊष्मीय व्यंजन, जिन्हें संघर्षी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, जिन्हें संघर्षी भी कहा जाएगा। अब प्रश्न यहाँ से बनेगा, हिंदी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी आपकी? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? य, व, र और ल, ये 4 आपके क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होंगे। श, श, श और ह, ये आपके क्या होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हेडिंग डाल करके आप पहले वर्गीय व्यंजन लिखोगे कि हिंदी वर्णमाला के ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते हुए मुंह या जीभ या श्वास मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। 5 वर्गों में बटे होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? मूल संख्या इनकी भी 25 होती है, कुल संख्या इनकी 27 होगी, लेकिन 25 ही आपको उत्तर में करना है। अंतस्थ व्यंजन में हेडिंग डाल करके लिखोगे, अंतः का अर्थ होता है मध्य में, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मध्य भाग से होता है या जिनका उच्चारण वर्णमाला के मध्य में होता है, उन्हें हम अंतस्थ कहेंगे। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, जिन्हें उच्चारित करने में मुंह से गर्म श्वास निकलती है या मुंह में घर्षण पैदा होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 4। दोस्तों ये तो हो गई परिभाषा इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, केवल यहाँ से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके आपके सामने रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्गीय व्यंजनों के बारे में। हेडिंग आप डालोगे, उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। अब उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने जो पहले वीडियो में छोड़ा था, वो कई आधार पर वर्णों को विभाजित किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमने व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, तो वही व्यंजनों का वर्गीकरण में इस प्रकार से आपको क्या करना है? एक चार्ट बनाना है मेरे दोस्तों, चार्ट। और इस चार्ट में आपको ये याद रखना है, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ग। मैंने आपको वर्णमाला की परिभाषा भी पहले बताई थी। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होता है। एक व्यवस्था होती है और एक क्रमबद्धता होती है। यहाँ से क, च, ट, त, प इस प्रकार से याद करना है और इधर से आपके क, ख, ग, घ, घ इस तरीके से ही एक क्रम बना है। देखिए, क्यों ये क के बाद ट भी आ सकता था, क के बाद प भी आ सकता, लेकिन क के बाद च ही इन्होंने क्यों रखा? इसके पीछे भी तथ्य है, कारण है। तो सबसे पहला वर्ग आपके क्या कहलाता है? कंठ्या। दूसरा आपके क्या कहलाता है? तालव्य। तीसरा आपका क्या होता है? मूर्धन्य। चौथा आपका क्या होता है? दंत्य। और लास्ट वाला होता है आपका ओष्ठ्य वर्ण। अब देखिए आपको क्या करना है, ये याद कैसे होंगे?
अब सबसे पहला वर्ग क है, तो क सबसे नीचे आपका कंठ है, कंठ के बाद आपका तालु लगता है, तालु के बाद आपकी जीभ मुड़ती है, उसके बाद दांत हैं और लास्ट में क्या आपके होंठ हैं। अब बाहर से अंदर कीजिए, हो सकता है ऐसे याद हो जाए। सबसे बाहर आपके होंठ हैं, उल्टा फिर दांत हैं, फिर जीभ है, फिर तालु है और फिर क्या है आपका कंठ है, ये याद रखिए। दूसरा, अगर आप उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्णों का विभाजन पढ़ रहे हैं, आप उच्चारण करके भी अगर देखते हो तो ये आपका सही होता है। देखिए क ख ग घ, बोलिए क ख ग घ, तो आवाज़ आपकी कहाँ से आती है दोस्तों? कंठ से आएगी। दूसरा, तालव्य में अगर आप च छ ज झ य उच्चारित करते हो तो जीभ आपकी क्या करती है? तालु को स्पर्श करेगी। तीसरा, मूर्धन्य बोल के देखिए, अब देखिए ट ठ ड ढ, यहाँ पे आपकी जीभ क्या होती है? मुड़ जाती है। दंत्य में त थ द ध, जीभ टक 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 आपके दांतों को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। ओष्ठ्य में आपका प फ प भ अगर आप बोलते हो तो होंठ आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। तो इन 25 वर्णों में से देखिए निम्न में से प्रश्न किस प्रकार से आयोग पूछ देता है? निम्नलिखित में से मूर्धन्य वर्ण है। ऑप्शन ए दे देगा क, छ, ब या ड, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ड। अब किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न बनाए तो दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी। इन 25 वर्णों में तो दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा आपका क्या होता है, ये ध्यान देना, यहाँ पे जो स्वर हैं, हमें स्वरों को भी व्यवस्थित करना है। प्रत्येक स्वर को भी हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? अ और आ को आपको पहले में लिख देना है, ई और ई को आपको क्या कर देना है? दूसरे में लिख देना है, और लास्ट में ऊ और ऊ को क्या करना है? आपने लास्ट में लिख देना है। री आएगा, री को हमने वापस यहाँ पे लिख देना है। स्वरों को व्यवस्थित इस प्रकार से। इसका अर्थ क्या हुआ? ई और ई अपने आप में क्या है? तालव्य है। ऊ अपने आप में क्या होते हैं? ओष्ठ्य होते हैं। बचा आपका ए और आई, और ओ और आउ, इनको हमें क्या लिख देना है? अलग लिख देना है। ओ और आउ को क्या लिख देना है? अलग लिख देना है। अब देखिए इसके अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन य र ल व, तो य यहाँ पे लिख देना है, र यहाँ पे लिख देना है, य र, ल आपका यहाँ पे लिख देना है, और अब क्या बचा आपका? वो को हमने लिख देना है अलग। इसका भी कारण है, य र ल व को हमने इस प्रकार। जब भी हम व्यंजन को रखते हैं दोस्तों, तो व्यंजन को पहली लाइन छोड़कर दूसरे से शुरू कीजिए। अब जो 100 वाले भी बचे थे, तो सबसे पहले आपका ये वाला 100 आएगा, फिर आपका ये 100 आएगा, फिर आपका ये 100 आएगा। अर्थात ये तालव्य 100 हो गया, ये मूर्धन्य 100 हो गया, ये दंत्य 100 हो गया। अब ह बचा, ह को वापस आपका यहाँ पे रख देंगे। इसके अलावा अंग और ह का उच्चारण भी इसी में आपका होगा, यह आपको ध्यान देना। अंग और ह का उच्चारण भी क्या होगा? यहीं पे आपका माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा सभी वर्गों को विभाजित कर दिया, जो भी वर्णमाला में वर्ण है, ये पूरी चार्ट में आपको याद हो जाएगा कौन सा। अब इसके अलावा आपके ये बचते हैं ए आई, इनको दोस्तों कंठ प्लस तालु से बोला जाता है। कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, ये तो याद करने ही होगा, कंठ प्लस ओष्ठ, और ये होता है आपका दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ या दंत प्लस ओष्ठ। तो ये इन चारों को हमने क्या करना है? अलग से याद करना है। ये ध्यान दीजिए, चार्ट आप किया कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन किया, कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे कंठ्या, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य हो गया आपका। अब इसके अलावा आपके ड और ढ होते हैं, ड और ढ। देखिए एक ढ ये है और एक ड ये है, लेकिन इनके नीचे बिंदा है, अणो नहीं है, ये ड और ढ है। इनको हम द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। हेडिंग डाल के, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपकी? दो होती है, ड और ढ। इनकी जरूरत पड़ती है। मेंढक लिखोगे आप, मेंढक, तो ये वाला ढ का प्रयोग किया जाता है। अब ढ के नीचे कौन सा बिंदा है? ये पूरा वर्ण है, ये अंग का बिंदा नहीं है, ये पूरा आपका पूरा वर्ण है। आज गौर कीजिए, लड़का, लड़का, ये देखिए अब ये अंग का बिंदा नहीं है, ये अणों के नीचे पूरा कंप्लीट अपने आप में क्या होता है? शब्द होता है। कई बार शब्द शुद्धि में लड़का, ये अपना आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड पे तो अंक का बिंदा लगा है, ये अपना आप में पूरा व्यंजन है। तो इस प्रकार से भी क्या होते हैं? आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसके अलावा
हमने इससे पहले संयुक्ताक्षरों के बारे में बात करना छोड़ दिया था। संयुक्ताक्षर हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अक्ष, त्र, ज्ञ और आपका स्र, अक्षत्र। तो ये कई बार आता भी है कि हिंदी वर्णमाला में अक्षरों का क्रम कौन सा होता है। तो पहले देखिए मैंने कहा था जिस प्रकार से शब्दों को खोलना, पहले क आएगा फिर अक्षर। ये हिंदी वर्णमाला में नहीं, हिंदी शब्दकोश की बात करते हैं तो पहले क्या आएगा? आपका क आएगा, फिर अक्षर आएगा, फिर आपका ख आएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी कारण है। पहली वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने ये जरूर किया है। तो ये अक्षर बनता है, यहाँ पे हमने लिख दिया। ये अक्षर किससे मिल करके बनेगा? आधा क धन श। अब देखिए इसमें क आ रहा है, इसलिए क के बाद आएगा। जैसे मैंने वर्णों को लगाने के लिए अलग अलग करके खोलने के लिए बताया है, इसी तरीके से अक्षर त्र है तो ये त्र हो जाएगा आपका आधा त धन र, ज्ञ है आधा ज धन य, स्र है आधा स, स्र यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्र, ये स्र बनता है आपका किससे? इस स से और र से। कई बार ऐसे भी दिया होगा, लेकिन जो ये लास्ट वाले हैं ये पूरे हैं। तो पूरे क्या कीजिए, अगर यहाँ पे हम अ लगा दें तो बात एक ही है। सब में हलंत लगा के प्लस अ कर दीजिए, हलंत लगा के प्लस अ कर दीजिए, हलंत लगा करके प्लस अ कर दीजिए, बात एक ही है। अगर हलंत नहीं लगा होगा तब तो पूरा अपने आप में सही है, तब अ लगाने की जरूरत ही नहीं वहाँ पे। तो अगर देखिए मैंने कहा था एक त्रिशूल आ जाएगा, ये त्र के बाद पहले तो आएगा, फिर त्र आएगा, फिर थ आएगा। शब्दकोश की बात करें, वर्णमाला का जो क्रम है, वर्णमाला का क्रम इसी प्रकार से है जैसे वर्णमाला लिखी जाती है। डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था रीजनिंग आती है ए बी 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 सी डी, इस प्रकार से पहले हम ए को देखते हैं, फिर बी बी को देखते हैं, फिर सी सी को। इसी प्रकार से अगर कोई आ जाए, जैसे कबूतर आ गया, क्षत्रिय आ गया, खरगोश आ गया, तो पहले कबूतर वाला आएगा, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर खरगोश आएगा। इस प्रकार से आपके समझ में ये आ गया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट में जरूर कीजिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम है तो अक्षर किसके बाद आएगा? ऑप्शन ए दे देगा वो, त्र के बाद, श के बाद, क के बाद या ख के बाद। तो अक्षर हमेशा किसके बाद आएगा? क के बाद। त्र किसके बाद? न जाने कितनी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान दीजिए, आज केवल और केवल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैंने कहा अगर कंटिन्यू करना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो जब भी टाइम लगे तो हमारा प्रयास रहेगा पूरा वीडियो करना। तो ये 1-2 बार आप ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 100% है उत्तराखंड SI में यहाँ से 2-3 नंबर का बनेगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिए, आने वाली परीक्षाओं में जो भी आपकी ग्रुप सी की परीक्षा होगी 1-2 नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे। बहुत ज़्यादा हिंदी में हमें सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि ये सिद्ध करो, ऐसा ऐसा है। यही चीज़ हमें याद करनी है और बहुत बेहतर तरीके से याद करनी है। तो आप लोगों से निवेदन है, बड़े ध्यान के साथ आप लोग पढ़िएगा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग साथ और सहयोग दे रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।